कुछ दिनों के बाद जंग की रूस को भी बर्बादी का सामना करना पड़ा। और हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं, जो आंकड़े हमारे सामने ये बताते हैं कि कितना नुकसान, रूस के सैनिक, कितनों की मौतें हुई हैं, कहां कितनी मौत रूस और यूक्रेन के हिसाब से देखिए। और ये जो तुलनात्मक आंकड़ा है ये आपको समझाएगा कि किस तरीके से रूस को भी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से बहुत भारी भरकम दावे भी किए गए थे, जिसमें हजारों की संख्या में रूस में मौतों का दावा था, लेकिन जो आंकड़ा हमारे सामने है उसके हिसाब से 1276 मौतें यूक्रेन के सैनिकों की और 1991 जो है 81 जो हैं वो घायल हुए यूक्रेन के सैनिक, और जो रूस के सैनिक हैं उसमें 498 की मौत और 1500 घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भी रूस जब पहुंचा था और वहां से उसे निकलना पड़ा था एक लंबी मुहिम के बाद, वहां का भी आंकड़ा आप देख लीजिए। और दोनों को अगर आप देख के कि किस तरीके से 10 साल के अंदर 15,000 उसने गंवाए थे, 15,000 मौतें हुई थी वहां पर, और यूक्रेन जंग में 38 दिन में अब तक कितनी मौतों की बात सामने आ रही है। जान पर भारी ये जंग और आर्थिक मोर्चे पर भी किस हद तक नुकसान हो रहा है। हालांकि इसमें प्रतिबंधों को भी जोड़ना होगा और एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को भी देखना होगा, लेकिन रूस के लिए 10% और यूक्रेन 35%, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चरमरा कर बिखरता ध्वस्त होता हुआ नजर आ जाता है। जंग से किस तरीके से खस्ता हाल वहां पर हुए हैं। यूक्रेन में $100 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। हालांकि मदद दी जा रही है पश्चिमी देशों द्वारा, अमेरिका ने अपनी तरफ से मदद की घोषणा कर दी, लेकिन यह पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। फिलहाल जो नुकसान दिख रहा है वो $100 बिलियन का वहां पर दिख रहा है। लेकिन जनरल मेस्टन, इस पूरी स्थिति को देखते हुए और उस हिसाब से अगर हम आकलन करते हैं कि कितना नफा कितना नुकसान, रूस जब सामने आया था उस समय भी यह कहा गया कि अगर आप दूसरे देश में पहुंचते हैं लड़ाई लड़ने के लिए तो जितनी जल्दी समेटे उतना कम नुकसान आपको होता है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना नुकसान आता जाता है। यूक्रेन तो टूट रहा है, लेकिन रूस के लिए भी बहुत हैप्पी पिक्चर नहीं है। श्वेता, बिल्कुल ठीक आपने जो बोला है। देखिए, कोई भी लड़ाई में दोनों तरफ कैजुअल्टीज होंगी, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रकार ये प्रोजेक्ट किया गया है, 35% तकरीबन यूक्रेनियन कैजुअल्टीज है, 10% रशियन कैजुअल्टीज है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डिस्ट्रक्शन, कैजुअल्टीज सब कुछ ज़्यादा यूक्रेन को सहना पड़ा है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो आपने अभी उठाया है कि ये लड़ाई आगे कहाँ चलेगी, किस दिशा में चलेगी। मेरा इस पे श्वेता ये सोचना है कि कोई हम डेडलाइन नहीं दे सकते हैं कि ये इस मई को खत्म होगी, जैसे वो शायद 9 मई विक्ट्री डे को बोला था। मेरे को श्वेता लगता है कि रूस ने बहुत क्लियरली थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था कि ऑपरेशंस का, मिलिट्री ऑपरेशंस का फेज 1 खत्म हो गया है और अब हमारा रीफोकस डॉनबैस के इलाके में किया जाएगा। तो डॉनबैस जो इलाका है, जो एक प्रोविंस है, और साथ में जैसे कुछ एनालिस्ट ने भी बताया है, उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, मारियोपोल, माइकोलेव, खेरसों और ओदेसा तक उसको पूरा कैप्चर करने का। ये मेरे को लगता है। और फर्क इसमें ये अभी प्रेसिडेंट पुतिन को फैसला करना पड़ेगा लड़ाई कब खत्म होनी है। मेरे को लगता है लड़ाई उस दिन खत्म मानी जाएगी रूस द्वारा जब ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, ये साउथ के और ईस्ट के कैप्चर कर लेंगे, तब उसको मेरे को लगता है वो माना जाएगा। और ये लड़ाई उस तरफ लंबी चढ़ेगी, क्योंकि कैप्चर ऑफ ओडिशा भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां से इधर से भी रीएनफोर्समेंट्स आते रहेंगे, वेस्टर्न हेल्प आती रहेगी थ्रू मोल्डोवा वगैरह, तो इतना आसान नहीं है। तो ये लंबी चल सकती है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के इलाके में। अगर हम नक्शे में ही देख लें तो ज्यादा आसान रूस के लिए वो हिस्सा हुआ है जो रूस की सीमा से सटा हुआ है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ये मारियोपोल वगैरह है वो इजी है, पर अगर उनका स्ट्रेटेजिक एम है ब्लैक सी का पूरा कैप्चर करना, वो जो कोस्टल इलाका है उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन को अपने देशवासियों को भी बताना पड़ेगा, हमने मिलिट्रीली कोई
विक्ट्री हासिल की है और वो विक्ट्री इसी को माना जाएगा। क्योंकि अब मेरे को याद आता है 1988 में प्रेसिडेंट ब्रेजनेव जब 1979 में वो अफगानिस्तान में गए थे, आपने अफगानिस्तान के भी कुछ फिगर सिखाए थे। उन्होंने 1988 में प्रेसिडेंट उसके बाद जो गोर्बाचोव आए थे, उन्होंने बोला विक्ट्री कोई साइट में नहीं है और इसीलिए उन्होंने विड्रॉल शुरू किया। यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन के लिए सबसे जरूरी चीज है विक्ट्री दिखाना अपने देशवासियों के लिए, वर्ल्ड को दिखाने के लिए। वो इसलिए तो आए नहीं थे एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव कि वो यहां से हार कर निकले। पुतिन उस तरह के लीडर नहीं है। हम बार बार समय रेखा की बात करते हैं, बार बार ये बात करते हैं, ये किसने शुरू किया था? अगर आप इसको देखें तो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स जो यूएस के हैं, उन्होंने कहा था कि अगर रशिया घुसा तो 72 आवर्स में वो कैप्चर कर लेगा कीव। ये उनका बयान था। रशिया का भी बयान नहीं था। रशिया ने कहा ये मिलिट्री ऑपरेशन है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो मूलतः जिसको बोलते हैं वो ये था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करे। और बाद में डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन वाज एडेड ऑब्जेक्टिव, बट प्राइमरी वो था। आपने देखा कि जब थोड़ी देर वॉर चली या युद्ध चला, उस युद्ध के बाद से जेलेंस्की ने माना कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। ऑफकोर्स उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, लेकिन आप देखिए ईस्ट में जाने से क्या फायदा होता है रशिया को, अगर इसको हम टैक्टिकल रिट्रीट माने। क्योंकि मैं भी ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहा हूं अपने आकलन में कि यूक्रेन जो है युद्ध करके रशिया को पीछे धकेल दे रहा है। ऐसे तो कोई हमें एविडेंस या कोई चित्र या कोई वीडियो देखने को नहीं मिला है। ये उनकी एक वो रिट्रीट है जो उनके आई वुड से कि ऑब्जेक्टिव से मैच करती है। आप देखिए ईस्ट में अगर वो उसको कट ऑफ कर देते हैं सी ऑफ अजोब से और ब्लैक सी से, सारे आपके जो डिपॉजिट्स हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट्स वगैरह उसी एरिया में हैं। आप अगर साउथ ईस्ट में आती हैं तो जो दो ज़ेपोरिज़िया में और साउथ यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उसमें उनके पास 9 रिएक्टर्स हैं। टोटल दे हैव 15 रिएक्टर्स, 9 तो उसी साइड में है। डिपॉजिट्स उस साइड में है, 80% डिपॉजिट उस साइड में है। तो नेचुरली जो इंटरेस्ट एरिया है और रशनिक एथनिसिटी के लोग भी डॉनबास एरिया में है। तो अगर जैसा कि जनरल साहब बता रहे थे, वो एरिया द ईस्ट Donbass, Mariupol as a land bridge, Crimea is already with them, Kherson because हमें पानी चाहिए और हमें उनको नहीं देना है एक्सेस टू सी, लैंडलॉक कंट्री बन जाएगी यूक्रेन।